हाँ, तो चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को समझना। जैसे कि अगर अभी कोई दूसरे लैंग्वेज में कुछ बोलता है, लाइक अगर अभी कोई चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोलता है, तो हम लोग उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। मतलब सुनेंगे बट इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग चाइनीज लैंग्वेज नहीं समझते। वैसे ही लॉ में जो भी बात लिखा हुआ रहता है, वो इंटरप्रेट करना पड़ता है। मतलब उसको इजली खुद को समझना पड़ता है या दूसरे को समझाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि लॉ तो लिखा हुआ है, बट जब कोई कॉमन पर्सन, जैसे आज हम लोग अगर कोई लॉ का बुक उठाकर रैंडमली पढ़ते हैं, तो वो खुद समझ में नहीं आता है। तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इंटरप्रिटेशन क्या है लॉ का, वो इस चैप्टर में समझा रहा है कि लॉ का एक्चुअली लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, लॉ को हम लोग कैसे समझते हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि लॉ मेकर्स कौन है, जो लॉ बनाया है वो कौन है। तो हमें ये पता है कि लॉ दो लोग ही मिलकर बनाता है, या तो हमारा पार्लियामेंट या तो हमारे प्रेसिडेंट। दो लोग ही इंडिया में लॉ बनाते हैं, इसलिए इन्हें लॉ मेकर्स कहते हैं। तो जो पूरा चैप्टर है, जो एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से ही आएगा। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? हम लोग जनरली लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, किस रूल से करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है रूल। क्या रूल है इंटरप्रेट करने का? तो इस प्रिंसिपल्स को, इस रूल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी रूल, दूसरा है अदर रूल्स। प्राइमरी रूल के अंदर 5 रूल को डाला गया है और अदर रूल्स के अंदर 4 रूल को डाला गया है। टोटल 9 रूल्स है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 9 रूल से आएगा। इस चैप्टर में और कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 9 रूल्स को समझना। तो ध्यान से देखना है, जो प्राइमरी रूल्स है उसके अंदर जो 5 रूल है, उसमें पहला है द प्राइमरी रूल, लिटरल कंस्ट्रक्शन। दूसरा है द मिसचीफ रूल, जिसको हेडन्स रूल भी कहते हैं। तीसरा है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, दैट इज उट रेस मैजिस वेलिएट क्वाम पेरिट। ये डेफिनेटली हम लोगों का लैंग्वेज नहीं है, बाहर का लैंग्वेज है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? फोर्थ है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ है रूल ऑफ एजिस्टियम जेनरिस। ये 5 रूल प्राइमरी रूल के अंदर है। और 4 रूल है एक्सप्रेसियो उनिस एक्सक्लूसियो ऑल्ट्रियस। दूसरा है कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सप्रोसिया ईस्ट ऑप्टिनिया इट फोर्टिसिमिया इन लेगे। थर्ड है हम लोग का नॉस्चियर ए सॉसिस। फोर्थ है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। अब ये याद करना पड़ेगा डेफिनेटली, हम लोग को ये पूरा 9 रूल्स याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा 9 रूल। अब ऐसे भी आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कोई एक प्रिंसिपल का नाम दे दिया। जो भी हो लर्न करके जाना है। तो सबसे पहला है हम लोगों का प्राइमरी रूल, लिटरल कंस्ट्रक्शन। इस रूल के अंदर क्या बोला गया है? इस रूल के अंदर ये बोला जा रहा है कि लॉ में जब हम लोग कुछ इंटरप्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं। डेफिनेटली ग्रामर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मतलब हम लोग आज लॉ का बुक जब खोलते हैं और लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर का हेल्प लेंगे। नॉर्मल ग्रामर के हेल्प से हम लोग लॉ को समझने का कोशिश करेंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? ग्रामर तो अपने बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो हम लोग सब कुछ समझते हैं। बट लॉ का बुक क्यों नहीं समझ आने लगता है? क्योंकि लॉ में कुछ ऐसा ग्रामर यूज करता है जो हमारे नॉर्मल ग्रामर से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि कोई भी हम लोग अगर लॉ का बुक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है अ कंपनी मे बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब एक चीज नोटिस करो, ये जो मे वर्ड है, मे, इस मे का मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग कहीं पर मे पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है मे का मतलब है
कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब मे का मतलब है तुम्हारा चॉइस है, लाइक ही मे कम, वो आ भी सकता है, नहीं भी। बट अगर हम लोग बोलते हैं ही शुड कम, मतलब उसको आना ही होगा, ही शैल कम, वो आएगा ही। तो जब शैल वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कंपल्सरी है, करना ही होगा। मे का मतलब होता है तुम्हारा चॉइस है, करो भी, नहीं भी करो। पर ये हम सब जानते हैं कि कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना ही होगा, फिर भी यहाँ पे मे यूज किया है। मे यूज किया है तो कोई ये लाइन पढ़कर समझेगा कि अच्छा, हम कंपनी को रजिस्टर कर भी सकते हैं कंपनीज एक्ट में, नहीं भी कर सकते हैं, मेरा मर्जी। बट ये हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा अगर हमारा कंपनी है तो। फिर यहाँ पे मे क्यों यूज किया है? इन लोगों को तो शैल यूज करना चाहिए था। तो भले यहाँ पर मे लिखा है, पर हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे शैल ही लिखा है। तो यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखना है कि लॉ में कहीं पर भी मे यूज करता है तो वो भले हम लोग मे लिखते हैं, बट उसका मतलब ऑलवेज शैल होता है। तो मे का मतलब है नॉट कंपल्सरी, बट वी नो इट इज कंपल्सरी। हम लोग को पता है कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रीड इट एज शैल। तो ये एक रूल है कि नॉर्मल ग्रामर में अगर मे लिखा है तो हम उसे मे ही समझते हैं, बट अगर लॉ के बुक में मे लिखा है तो हम उसे शैल समझेंगे। तो ऐसा बहुत सारा रूल है जो हमें जानना पड़ता है ग्रामर के हेल्प से। नेक्स्ट है हम लोग का दूसरा रूल, जो हम यहाँ दूसरा रूल लिखे थे, द मिसचिफ रूल और हेडन्स रूल। ये रूल हम लोगों को क्या कहता है कि लॉ में कभी कभी कोई ऐसा वर्ड यूज करता है जिसका दो मीनिंग होता है या दो से ज्यादा मीनिंग होता है। बहुत बार लॉ का जब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं तो तुमको उसका कोई और मतलब समझ में आएगा, मेरे को उस लाइन का कोई और मतलब समझ आएगा। तुम बोलोगी नहीं मैम ऐसा होगा, ये लाइन पढ़ के तो बोल रहा है ऐसा होगा। हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये लाइन पढ़ के लग रहा है कि ऐसा होगा। कोई और बोलेगा तुम लोग दोनों ही गलत हो, इस लाइन का एक्चुअली मतलब ये है। तो एक सेंटेंस का दो चार लोग अलग अलग मतलब समझते हैं, या मेरे खुद को ही दो तीन मतलब समझ में आ रहा है। तो ऐसा अगर कोई वर्ड दिया है और जज जज को डिसीजन लेना है, कोई जजमेंट पास करना है, बट उस लाइन का दो तीन मीनिंग निकल रहा है, मोर देन टू वर्ड्स, मोर देन टू मीनिंग्स, तो उस केस में जज क्या करेगा? जज वो डिसीजन लेगा जिससे मिसचीफ को पनिशमेंट मिल जाए। मतलब अगर उसका दो मतलब निकल रहा है, एक मतलब निकल रहा है कि उसको जाने दो, एक मतलब निकल रहा है कि उसको जेल होना चाहिए, तो दोनों मीनिंग में जज कौन सा इंटरप्रेट करेगा कि उसको जेल होना चाहिए। मतलब जो मिसचीफ है, मिसचीफ का मतलब बदमाश आदमी, जिसने गलत किया है उसे मिसचीफ कहते हैं। तो जो मिसचीफ पर्सन है उसको जिस मीनिंग से पनिशमेंट मिल पाएगा, हम लोग उसका वो मीनिंग निकाल कर लोगों को समझाएंगे। तो जो मीनिंग था मिसचीफ रूल वाला, उसको हम एक अच्छे से पूरा स्टेटमेंट में लिखवा दिए हैं, सो दैट पढ़े तो समझ में आ जाए, समरी जैसे। व्हेन वर्ड्स यूज्ड इन लॉ आर एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग होता है, उस चीज को हम लोग एम्बिगुअस बोलते हैं। जैसे कि अगर तुम डबल मीनिंग बात करोगी तो हम बोलेंगे योर स्टेटमेंट इज एम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है जिसका एक ही मीनिंग होता है, उसको अनएम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग बात करना, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो। तो when words used in law are ambiguous, अगर लॉ में ऐसा कोई वर्ड यूज किया है जो ambiguous है and capable of more than one meaning, और उसका more than one meaning है, then that meaning shall be taken by which can suppress the mischief। तो हम लोग कौन सा मीनिंग यूज करेंगे? हम लोग मीनिंग यूज करेंगे जो मिसचीफ को पनिशमेंट दिला सके, दैट इज पनिश द रॉन्ग डन। जिसने रॉन्ग किया है उसे पनिशमेंट मिले, वैसा हम लोग मीनिंग ले लेंगे उसका। तो इन दिस रूल, इस रूल के अंदर एक्चुअली चार बात को हम लोग कंसिडर करते हैं। ये जो रूल अभी हम लोग पढ़े, मिसचीफ रूल या हिडन्स रूल, इसके अंदर हम लोग चार बात को कंसिडर करते हैं। पहला है व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो गलती हुआ है उसके लिए क्या एक्ट, क्या लॉ बना है।
मतलब जो एक्ट हुआ है, जो गलती हुआ है, गलती बोले कुछ भी जो एक्ट हुआ है, कुछ भी अगर हम लोग किए हैं, तो उसके लिए पहले कॉमन लॉ क्या कहता है, पहले वो देखो। जैसे अगर किसी ने खाना चोरी किया है, जस्ट फूड चोरी किया है, ऐसी कोई बड़ा चीज चोरी नहीं किया है, वो बहुत दिन से भूखा था, इसलिए उसने खाना चोरी किया है। तो पहले हमें लॉ में जाके देखना है, हमारे कॉमन लॉ में, कि खाना चोरी करने के ऊपर क्या पनिशमेंट है, क्या लॉ है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। फिर हम लोग देखेंगे कि उस मिसचीफ के लिए, उस गलती के लिए लॉ ने क्या प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब अगर कुछ भी उस गलती के लिए, जैसे अगर उसने खाना चोरी किया है, तो उसके लिए लॉ ने मतलब कुछ प्रोवाइड किया है या नहीं, कुछ अगर कॉमन लॉ में, जैसे फूड चोरी करने के लिए कॉमन लॉ में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, सोचो। मतलब चेक करेंगे क्या पूरे लॉ में कहीं पनिशमेंट है खाना चोरी करने पे, वो हम लोग चेक करेंगे। फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, और हम लोग को पता चला कॉमन लॉ ने खाना चोरी करने के ऊपर कोई लॉ प्रोवाइड नहीं किया था। तो थर्ड चीज क्या देखेंगे, व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिजीज ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो हम लोग देखेंगे तो अभी क्या करना है, मतलब कोई पनिशमेंट तो है नहीं खाना चोरी करने के ऊपर, तो अभी क्या करना है वो हम लोग रेमेडी ढूंढेंगे कि पार्लियामेंट के पास इसका क्या रेमेडी है। पार्लियामेंट के पास क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट ही लॉ मेकर है। तो पार्लियामेंट के पास देखेंगे क्या इस डिजीज का, मतलब इस गलती का क्या कोई रेमेडी है, ट्रू रीजन ऑफ द रेमेडी। और अगर वो रेमेडी निकाले, अगर वो रेमेडी निकल पाया, तो वो उसका वही रेमेडी क्यों निकला, रीजन फाइंड करेंगे, ट्रू रीजन। तो बेसिकली चार चीज कंसीडर होता है जब भी कोई लॉ का हम लोग जब मिसचीफ को पनिशमेंट देने का सोचते हैं, तो चार बात को कंसीडर करते हैं। उसने जो गलती किया है, क्या वो गलती कॉमन लॉ में पहले से लिखा हुआ है। दूसरा, अगर वो नहीं लिखा हुआ है, तो ये चेक करेंगे कि नहीं लिखा हुआ था, ये मिल गया नहीं लिखा हुआ था। थर्ड, हम लोग उसको क्योर करने के लिए कुछ रेमेडी फाइंड करेंगे, और रेमेडी फाइंड हो जाएगा तो उसका ट्रू रीजन देखेंगे क्यों वही रेमेडी आया। तो थर्ड रीजन है हम लोग का रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, ये रीजनेबल होगा, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये जो हम लोग थर्ड रूल था हम लोग का, उट रेस मैजिस वेलिएट क्वाम पेरिट, ये बेसिकली हम लोग का इसका मतलब है। इसमें क्या मतलब है कि इस लाइन का बेसिकली क्या मतलब है, तो इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देम देन टू हैव मेड वॉइड। इसका क्या मतलब है, अगर सोचो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअली मीनिंगलेस कॉन्ट्रैक्ट था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसका कोई सेंस ही नहीं था, कोई लॉजिक ही नहीं था, इलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो नहीं सकता है क्योंकि वो मीनिंगलेस है, कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है। तो अभी क्या करना, तो जज क्या करेगा, जज क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा, वॉइड बता देगा, बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट तो मीनिंगलेस है, इसमें तो मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा है, ये वॉइड। नहीं, जज ऐसा नहीं करता है। जज क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को मीनिंगफुल बनाने के लिए, लॉजिकल बनाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस करता है, कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ वर्ड्स को इधर उधर कर देता है जिससे वो सेंसिबल बन जाए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। मतलब लॉ हमेशा 100% ट्राई करता है कि किसी भी चीज को वॉइड डिक्लेयर ना करे, उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करने का कोशिश करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता है, जल्दी से उसको इनवैलिड या वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है। तो अब फिर से इसका मीनिंग पढ़ो, इट इज बेटर फॉर अ थिंग, ये किसी भी चीज के लिए अच्छा है, टू हैव इफेक्ट देम टू बी मेड वॉइड, उसको वॉइड बनाने से अच्छा है कि हम लोग उसके ऊपर कुछ काम करें। मतलब इट इज बेटर फॉर अ थिंग, ये एक चीज के लिए अच्छा है, बेटर है, टू हैव इफेक्ट देम, कि उसमें उसको इफेक्ट में लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, इफेक्ट में लाएं, टू बी मेड वॉइड, रादर टू बी मेड वॉइड, ना कि उसको वॉइड बना।
उसको इफेक्ट में लाने का कोशिश करें, ना कि उसको वॉइड बना दें। ये इस लाइन का मतलब है। और ये रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है, हमेशा रीजनेबली उसको कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करता है हमारा लॉ, ना कि उसको वॉइड डिक्लेयर करने का सोचता है हमारा लॉ। अब बेसिकली जो फोर्थ रूल है वो है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस वर्ड का मतलब हम सब जानते हैं, हार्मनी से ये वर्ड आया है। हार्मनी का मतलब होता है पीस, शांति, मिलकर रहना, हार्मनी के साथ रहना मतलब मिलजुल कर शांति रखना। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? अब बहुत बार ऐसा होता है लॉ में कि एक ही गलती के लिए, एक ही क्राइम के लिए दो तीन प्रोविजन दिया हुआ है। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, दो तीन बात दिया हुआ है, दो तीन प्रोविजन दिया हुआ है। तो अभी किसी एक प्रोविजन को हम लोग डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे कि तुम गलत, ये हमको गलत लग रहा है, ये हमको सही लग रहा है तो हम ये अप्लाई करेंगे, वैसा नहीं करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं लॉ में, जब एक ही गलती का दो तीन प्रोविजन दिया हुआ है, रूल्स दिया हुआ है, तो हम लोग उसको हार्मनी के साथ, शांति के साथ उसको हम लोग कंबाइन करने का कोशिश करते हैं, जोड़ने का कोशिश करते हैं, दोबारा कंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करते हैं कंबाइन करके, जिससे शांति बना रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। इसलिए उसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो हम लोग लॉ में कभी भी ना डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते, हम लोग कभी भी लॉ में नहीं चाहते ये चीज हटा दो, वो चीज हटा दो, डिलीट कर दो। ऐसा लॉ में नहीं होता है। लॉ में हमेशा देखना अमेंडमेंट आता है, कभी भी डिलीट नहीं करते हैं कोई किसी चीज को, चेंजेस लाता है। हम लोग जो भी टैक्स लॉ पढ़ लो, कंपनी लॉ पढ़ लो, ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ लो, कोई भी लॉ का पेपर पढ़ लो, हम लोग हमेशा देखते हैं अमेंडमेंट आता है, चेंजेस आता है। कभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कि पूरा पूरा वो टॉपिक ही डिलीट कर दिया, ये नहीं चलेगा अभी डिलीट कर दिया। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर किसी के लिए वो फायदेमंद है तो वो गुस्सा करेगा कि ये क्या बात हुआ, उसको हटा दिया गया। इसलिए जब भी लॉ में हमें किसी एक चीज के लिए उससे ज्यादा प्रोविजन दिखे, एक चीज का एक प्रोविजन है तो सही है, पर एक चीज का एक से ज्यादा प्रोविजन है, तो हम किसी प्रोविजन को डिलीट या डिस्ट्रक्शन करने का कोशिश नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसे कंबाइन करके दोबारा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, हार्मोनियस वे। तो इसका यही मतलब है कि अगर किसी भी एक गलती का, एक क्राइम का, एक एक्ट का एक से ज्यादा प्रोविजन हो, तो ट्राई टू कंबाइन इट एंड मेक अ सिंगल प्रोविजन, एक मीनिंगफुल प्रोविजन देने का कोशिश करें। हम लोग अवॉइड करते हैं किसी के डिस्ट्रक्शन। अब एकदम हो ही नहीं रहा है तो अलग बात है, बट कोशिश यही रहता है कि हम लोग उसको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दें।